नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा और मेरे साथ इस वक्त टीवी9 बांग्ला के सीनियर एंकर कुणाल हैं। और जो शख्स हम दोनों के बीच में है उनका इंट्रोडक्शन कराने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि वो हमेशा सुर्खियों के इर्द गिर्द रहें, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इर्द गिर्द हमेशा सुर्खियाँ रहना चाहती हैं। हमारे बीच इस वक्त देश के सबसे चर्चित राज्यपाल जगदीप धनखड़ साहब मौजूद हैं। सब मेरा सवाल सबसे पहले आपसे यही है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच जिस तरीके की तल्खी इस वक्त पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रही है, उस हिसाब से आपको अपना दायित्व निभाना कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए रहती है? राहुल जी, our constitution does not permit confrontation between state and center. सेंटर और स्टेट के बीच में कन्फ्रंटेशन हमेशा जनता के लिए घातक होता है। पश्चिम बंगाल में जब मैं देखता हूं कि 70 लाख से ज़्यादा किसानों को पीएम किसान का फ़ायदा नहीं मिला, देश के हर किसान को 14,000 रुपये मिल चुके हैं, पश्चिम बंगाल के एक भी किसान को नहीं मिला। अब तक ये 10,000 करोड़ का नुकसान फार्म सेक्टर को हुआ है। मैंने अथक प्रयास किया है। देयर कैन बी कन्फ्रंटेशन इन पॉलिटिकल अरेना, देयर कैन बी कन्फ्रंटेशन एंड डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू व्हेन यू आर इन पॉलिटिकल एरिया, बट इन गवर्नेंस वी आर कमिटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स। एनी ट्रांसग्रेशन ऑफ दैट विल हर्ट द पीपल। मेरी लगातार सरकार से गुजारिश रही है, if there are issues with the central government, Rahul ji, I am a foot soldier of the state government. मुझे राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर एक और एक को 11 करना है। मैंने बड़ा प्रयास किया है और मेरा प्रयास जारी है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए we will have to believe in our Indian constitution. पर आप जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास सफल क्यों नहीं हो पाता, सवाल ये उठ रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कल आपने एक वीडियो ट्वीट किया और उसमें आपने सवाल उठाया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ब्यूरोक्रेट्स का जिक्र कर रही थी, उस हिसाब से लगता है कि यहाँ के सरकारी अधिकारी पार्टी पदाधिकारी की तरह काम कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि जो आपने थीम चूज की है, वो थीम हम सबको झकझोर देगी, क्योंकि उस थीम को सारगर करने के लिए व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, वी विल हैव टू री इन्वेंट बंगाल। आप याद रखिए, जब कहते थे फ्रांस कैचेज कोल्ड, फ्रांस स्नीजेज, यूरोप कैचेज कोल्ड, बंगाल की वो भूमि है जिसने देश और दुनिया को प्रकाश दिया है। जब ये मैं मुद्दा उठाता हूं कि पब्लिक सर्वेंट कैन नॉट बी पॉलिटिकल वर्कर, दिस इज नॉट माई थॉट, this is a conduct emanating for public servant from the constitution. पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी उनको मेंटेन करनी पड़ेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था का क्या होगा? सरकारी कर्मचारी यदि अगर राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह काम करेगा, सरकारी वाहन, सरकारी दफ्तर राजनीति के उपयोग में आएंगे, व्हाट विल हैपन टू डेमोक्रेसी? यदि अगर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में है उसके साथ ही आपकी बोनहोमी होगी, तो आपको सिक्योरिटी मिलेगी, आपके अधिकार सुरक्षित होंगे, आपके मानव अधिकार सुरक्षित होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। मैं सरकार का क्रिटिकल कमेंट कभी नहीं करता। मेरा उद्देश्य है कंस्ट्रक्टिव सजेशन करूं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। राहुल, इस चीज में मैं आऊंगा सर। नहीं, बट बिफोर दैट, कांग्रेस का जो यू कैन कंटिन्यू। आई एम नॉट अ स्टेक होल्डर इन पॉलिटिक्स। No, sir, I have no doubt about it. I am stakeholder in governance. तृणमूल जो कहता है कि आप ये जो राजभवन है इसको अपना बीजेपी का पार्टी फेस बना चुकी है, तो इस मुद्दे में आप क्या कहेंगे? मैं बड़ी तलाश कर रहा हूं और हर पत्रकार से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं, क्या मुझे कोई ऐसा कारण बताएंगे जिस पर यह बात आधारित है? राजभवन में सबसे ज्यादा मुझसे मिलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, सबसे ज्यादा मिलते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। राजभवन सबके लिए खुला है।
मैं लगातार टीएमसी के नेताओं के संपर्क में रहता हूं। वो मेरे से मिलते नहीं हैं, पर आप उनसे पूछिए। टीएमसी के प्रेसिडेंट मिस्टर बख्शी, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं उनसे चर्चा करता हूं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूं। एक वरिष्ठ मंत्री ने यह बयान जारी कर दिया जो अखबारों की सुर्खियां बन गया कि एक राजनीतिक दल जो केंद्र में सत्ता में है वो मुख्यमंत्री की हत्या कराने की साजिश कर रहा है। राज्यपाल की हैसियत से मैं चिंतित हुआ। आई कांट काउंटेनेंस इट। मैंने उनसे कहा, पहले मंत्री जी से बात की कि आपका ये बयान है। उन्होंने कहा मेरा बयान तो एक्सटेम्पोर है। मैंने कहा आप इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री आपकी शिष्या रही हैं, आप सिद्धार्थ शंकर रे के मंत्री रहे हुए हैं, एक्सटेम्पोर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? फिर मैंने बख्शी जी को कहा, वुड यू एक्सपेक्ट मी टू डू समथिंग? तो मेरा यह कहना है कि आई एम इन टच विद एवरीवन यू कैन आस्क, पर यदि अगर आपको कोई भी वो व्यक्ति मिल जाए जो तथ्य के आधार पर बता दे कि राज्यपाल का दृष्टिकोण राजनीति से प्रभावित, ये लोग कहते हैं कि आप बाबुल सुप्रियो के सेंट्रल मिनिस्टर को वहां पे रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं, आप सौरभ गांगुली को देखने जाते हैं, वहां पे जाके आप स्टेट के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इसमें वो कहते हैं कि आपका काम ही है राज्य के विरोध करना। देखिए, आप, मुझे नहीं लगता कि आप उनसे प्रश्न कभी पूछ पाएंगे। अच्छा, क्योंकि उस दिन से मुझे बड़ा डर लगता है, बड़ा डर लगता है जिस दिन मीडिया डर जाएगा। मैं घबराता हूं ये सोचते हुए कि प्रजातंत्र का क्या हाल होगा, प्रांत और देश का क्या हाल होगा जहां मीडिया डर जाएगा। और मैं ये कहने में संकोच नहीं करता हूं, मैं नहीं कह सकता कि मीडिया डरावा नहीं है। आप उनसे सीधा प्रश्न पूछिए कि राज्यपाल ने जो चिट्ठियां आपको लिखी हैं उनका जवाब क्यों नहीं दिया गया? क्या भारत का संविधान अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री की ड्यूटी स्थापित नहीं करता है कि जवाब दें? मैंने पूछा क्या है? मैंने ये पूछा है कि बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में आप दावा करते हैं कि 12,30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल के कौन से भूभाग में है, कहां पर है, किस स्तर पर है, कहां दिख रहा है? आप पहाड़ बता रहे हैं, कंकर कहां है? कोई जवाब नहीं आता है। ये पहला मुद्दा नहीं है, ऐसे अनेकानेक मुद्दे हैं। अब राज्यपाल की हैसियत से मेरे दो काम हैं। पहला, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं देखता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से तिलांजलि दी गई है, आप इमेजिन नहीं कर सकते उस राज्यपाल पर क्या बीतती होगी जब अचानक उसको 15-20 दिन पहले 2 फाइलें आती हैं और कहा जाता है कि ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर दो। राहुल जी, ऑर्डिनेंस सरकार का अधिकार है, मेरी ड्यूटी है, आई हैव टू टेक इट एट द हाईएस्ट अर्जेंट लेवल। मैंने तुरंत देखा, मैं दंग रह गया। वरिष्ठतम अधिकारियों ने स्वीकृति दे दी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी और राज्यपाल को अनुरोध कर दिया कि आप ये 2 ऑर्डिनेंस पर साइन कर दीजिए, ये ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट हो जाएंगे। अब सभी को पता है राज्यपाल ऑर्डिनेंस तभी प्रोमलगेट कर सकता है जब असेंबली सेशन में नहीं हो। असेंबली सेशन में थी, अब मैं कर देता, मेरे साथ क्या बीतती। पर आप तो महामहिम हैं, पश्चिम बंगाल के प्रथम नागरिक हैं आप, और संविधान के संरक्षक हैं आप, और आपको अपने अधिकारों के लिए ट्विटर पर आना पड़ता है। ये बताइए, ट्विटर पर दुनिया का कौन सा आधिकारिक व्यक्ति नहीं है? जब ट्विटर नहीं था तब कोई ट्विटर पर नहीं था। राज्यपाल के पास अपनी बात कहने का और कौन सा माध्यम है? मैं ट्वीट करता हूं, आई एम ऑन रिकॉर्ड। इफ आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम सब्जेक्ट टू स्क्रूटिनी, सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म, सब्जेक्ट टू एनालिसिस। आप मेरे किसी भी ट्वीट को लेकर मेरे को बताइए कि राज्यपाल की हैसियत से आपने ये ट्वीट नहीं करना चाहिए था।
नहीं, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपको अपने अधिकारों को जाकर के ट्विटर पे बताना पड़ रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जो हालात है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। राज्यपाल की हैसियत से मैंने इमरजेंसी से ज़्यादा भयावह स्थिति देखी है। जब हर सप्ताह मेरे पास उन लोगों का फ़ोन आता है कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, पर गेट पर हमारी आइडेंटिटी मत बताइए, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अंदर से घबरा जाता हूं कि जिस पश्चिम बंगाल ने देश और दुनिया को प्रकाश दिया, ताकत दी, दुनिया अनुसरण करती है, जब आज का दिन आपने चुना है, मैं सुबह से सोच रहा था, बहुत दूरदर्शिता से आपने सुना है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? वी मस्ट शन वायलेंस, ही वॉज मैसेंजर ऑफ पीस। पश्चिम बंगाल में क्या कोई चुनाव बिना रक्त रंजित हुए हुआ है? 2018 का पंचायत चुनाव की आप जानकारी लेंगे, आप घबरा जाएंगे कि क्या प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ऐसा खेल हो सकता है। 2019 का लोकसभा चुनाव, हर चरण के अंदर वी हैड ब्लडशेड, वायलेंस। तो मैं क्या कहता हूं, मैं गुजारिश करता हूं, याचना करता हूं, प्रार्थना करता हूं, लेट अस सेट अ न्यू एग्जांपल, लेट अस हैव वायलेंस फ्री इलेक्शंस। क्या 2021 के हालात उससे भी ज्यादा खराब दिख रहे हैं आपको? मेरा प्रयास है, लगातार प्रयास है, जनता जागेगी। मेरा यह मानना है, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वोटर है। इस महान यज्ञ में सबसे बड़ी आहुति वोटर की होगी। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं दो बातें कहता हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दुखी भी हूं, मीडिया उनको आगे क्यों नहीं बढ़ा पा रही है। नंबर 1, कैन पब्लिक सर्वेंट एक्ट एज अ पॉलिटिकल वर्कर? ही कैनॉट। यहां पर पब्लिक सर्वेंट पॉलिटिकल वर्कर के अलावा फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर है। दे आर प्लेइंग ऑन फ्रंट फूट, स्टेट बेड से बेपरवाह होकर, बेलगाम होकर। और जो मैंने वीडियो ट्वीट किया, आप अंदाजा लगा सकते हो, अधिकारियों का नाम लेकर, क्या चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति रीजनलिज्म के आधार पर हो सकती है? सब पे सवाल यही उठ रहा है कि फिर आप क्या सोच रहे हैं और क्या होगा अगर हालात ये हैं कि अफसरों पे कोई भरोसा नहीं, सिस्टम पे कोई भरोसा नहीं, तो क्या बंगाल में चुनाव निष्पक्ष कराने तो राष्ट्रपति शासन ही लागू एकमात्र उपाय बचता है? ये विषय सार्वजनिक रूप से चर्चा का है भी नहीं, पर मैं आपको कह सकता हूं, और मुझे बड़ी भारी खुशी है, बड़ा भारी संतोष है, प्रसन्नता है, अधिकारी चेत गए, अधिकांश समझ गए। हमारे नीचे के अधिकारी, नीचे के पुलिस अधिकारी, ओसी, आईसी बड़े अच्छे लोग हैं, ऊपर के प्रभाव से काम करते थे, वो रिलीज हो गए हैं करीब करीब। मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि बड़ा बदलाव आएगा, और मैं बदलाव राजनीति से प्रेरित होकर नहीं पूछ रहा हूं। इसी पॉइंट में ये जो आप कह रहे हैं, जो इस राज्य के विरोधी हैं वो ये मानते हैं, जो आप कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एग्री नहीं करते। जब ममता बनर्जी के साथ आप मिलते हैं तब बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं, 1 घंटा बात होती है, ममता बनर्जी को रिसीव करते हैं अब फैमिली, तो ये विरोधी पूछते हैं तो आपके साथ तो रिश्ता तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये विरोध कैसे चालू हो जाता है? देखिए, मेरी मुलाकातें ममता बनर्जी से, अब्दुल मेनन से, सुजान चक्रवर्ती जी से और जितने भी नेता हैं, अच्छी होती है, सार्थक होती है और ज्ञानवर्धक होती है। मेरा उत्तरदायित्व है, मैं उनके दृष्टिकोण को समझूं, उनकी बात को अप्रिशिएट करूं। मैंने बहुत बार कहा है, और खास तौर से मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा है कि आपका हर शब्द मेरे पर बहुत बड़ा इंपैक्टफुल है। दिल्ली से वरिष्ठतम कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज का भी इंपैक्टफुल है, पर जिस दिन कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर हो, यह देख लेगा कि राज्यपाल वो करेगा जो हम कहेंगे, मैं इस पद के लायक नहीं रहूंगा। इस पद का निर्णय मैं करूंगा। मैं पद पर रहता हूं या नहीं रहता हूं, इसका निर्णय और कोई कर सकता है। हर किसी की बात का मेरे पर बहुत असर रहेगा। सोचूंगा, समझूंगा,
मर्यादा में रहूंगा, किसी भी हालत में मर्यादा को क्रॉस नहीं करूंगा। पर मेरा निर्णय जब और कोई कर लेगा या मेरे पर कोई निर्णय थोप सकता है, राज्य सरकार हो या कोई और, वो स्थिति में कभी नहीं आने दूंगा। सर, आप संविधान के संरक्षक हैं और उसमें राइट टू रिलीजन भी है, हर किसी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। पर पश्चिम बंगाल में आजकल जय श्री राम का नारा जैसे ही लगता है वैसे ही अचानक विवाद शुरू हो जाता है, नाराजगी दिखने लगती है। इस विषय पर जितना कम बोला जाए उतना ही ठीक रहता है। पर आपको सिर्फ इतना बताऊंगा, आप भारत के संविधान को देखिए। भारत के संविधान के अंदर, शांति निकेतन के अंदर नंदलाल बोस जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में कुछ पेंटिंग संविधान के अंदर है। और उन पेंटिंग्स में आप देखेंगे, इफ यू गो टू फंडामेंटल राइट्स चैप्टर, राम सीता लक्ष्मण है, संविधान के अंदर है, नेताजी बोस है। मेरा तो ये मानना है कि हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे का राजनीतिकरण करना, हर मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकना, हर मुद्दे को पॉलिटिकल प्रिज्म से देखना शुड नॉट बी 24/7। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज के ऊपर ज्यादा उत्तरदायित्व है, ज्यादा ऑब्लिगेशन है कि वो अपने रोल को मिक्स नहीं करें। नहीं सर, 23 में जो हुआ विक्टोरिया मेमोरियल में, तो आपको क्या लगता है ये सही है? जब ममता बनर्जी वहाँ पे खड़े हुए हैं तो जय श्री राम इसमें एक डिबेट शुरू हो गई कि एक सरकारी कार्यक्रम में जय श्री राम का नारा लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था। इस विषय पर आप माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर लीजिए, आपको उनका दृष्टिकोण पता लग जाएगा। आपका कोई दृष्टिकोण है क्या? नहीं, मेरा दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है। दैट वॉज अ हिस्टोरिक ओकेजन, 125th birth anniversary of Netaji, a great son of the soil, Prime Minister of the largest democracy being present here, an excellent program। जो कुछ विक्टोरिया मेमोरियल में देखा मैंने, अद्भुत था, अमेजिंग था, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। जो लोग आए, आईएनए के वेटरन्स आए, उनके प्रिजन आए, आई वॉज ओवरवेल्म्ड। और मेरे पर वो पॉजिटिव होलसम इम्पैक्ट याद है। आई डू नॉट लुक इन टू एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दिस। और मैं यही कहूँगा, टाइम हैज कम when we must recall great thoughts of Netaji. And Netaji stood for the entire country, went around the world. आप अंदाजा लगाइए, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के हैसियत से मेरे में कितनी चिंता होगी जब भारत के एक भूभाग में दूसरे भूभाग के व्यक्ति को शीर्ष पर बैठे लोग आउटसाइडर कहते हैं। आई डोंट डाइजेस्ट इट। हमारा प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? वी द पीपल, वी आर डाइवर्स इन आवर थॉट्स, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज, कल्चर, बट वी आर यूनाइटेड बिकॉज वी आर सिटीजन्स ऑफ दिस ग्रेट कंट्री। वी कैन नॉट बी आउटसाइडर इन आवर लैंड। An Indian citizen in any part of the country is not an outsider. If anyone in the state says so, I take it as unconstitutional, unbecoming of the person saying so. ये सवाल हम आपसे इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में आप चाहते हैं धर्म, जाति और ये जो क्षेत्रवाद है इससे हट करके चुनाव हो। ये मुद्दा कहीं ना कहीं पोलराइजेशन कर रहा है। आपको लग रहा है जय श्री राम को लेकर के जो विवाद खड़ा हो रहा है वो पोलराइजेशन कर रहा है और इससे ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिकों से पूछिए। मेरा मामला क्रिस्टलाइज्ड है। मैं जोर देकर कहता हूं, दो बातें, दोनों को आप ध्यान दीजिए। एक तो आप मीडिया फियर में मत रहिए प्लीज, मेहरबानी करके। और जब आप लोग ये कहते हैं कि आप फियर में नहीं हो तो मैं और भी घबरा जाता हूं। नंबर 1। नंबर 2, पश्चिम बंगाल में चुनाव में मतदाता बंधन में न हो, मतदाता अपना वोट अच्छी तरह दे पाए। आप तो मीडिया के आदमी हैं, आप लोगों के बारे में दुनिया भर में कहा जाता है, यू मस्ट हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस
बट यू मस्ट हैव फ्रीडम देयर आफ्टर ऑल्सो। आपने एक्सप्रेस कर दिया और फ्रीडम बाद में नहीं रहा तो क्या नतीजा होगा? मैं कोशिश कर रहा हूं कि फैसला उस मशीन से निकलना चाहिए, उस मतदाता की विल से निकलना चाहिए, वो भय मुक्त होना चाहिए, वो खुद का निर्णय करे, मर्जी हो जिसके लिए करे, उसे जो नतीजा निकले वो बिल्कुल निखालिस होगा, 24 कैरेट होगा। पर यदि अगर वर्डिक्ट ऑफ द पीपल इज स्टोलन बाय कोएर्शन, बाय पॉलिटिसाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, ये राज्यपाल के लिए बर्दाश्त करने वाली हालत नहीं है। इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, पहले भी मैंने सवाल पूछा था कि अगर आपको ऐसी आशंकाएं लग रही हैं तो क्या बंगाल में निष्पक्ष राष्ट्रपति शासन सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति शासन के जरिए ही चुनाव हो सकते हैं, आपको लग रहा है? देखिए, भारतीय संविधान के तहत एक बहुत बड़ी सशक्त व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल बॉडी। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को बहुत पावर देता है। इलेक्शन कमीशन इज हेडेड बाय मिस्टर सुनील अरोड़ा, अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मेरे मन में कोई शंका नहीं है, श्री सुनील अरोड़ा चीफ इलेक्शन कमिश्नर and the two distinguished election commissioners are fully competent. They will deal with the issue. I am extremely confident. I am sure about it. I would continue to inspire the people, inspire the media, motivate the public at large. इस महायज्ञ के अंदर वो भी अपनी आहुति दें, क्योंकि वो भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। पश्चिम बंगाल आप देखिए कहाँ था, वहां जाना चाहिए। आपकी जो थीम है, वी हैव टू री इन्वेंट दैट थीम। वो थे हालात जब पश्चिम बंगाल सोचता था, आज देश और दुनिया बाद में सोचती थी। सर, हम देखना चाहते हैं कि आप ये बोल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल क्या सोचता, ये आगे दिखा जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसे भी थोड़ा पूछते हैं कि अगर एक बार सबसे पहले हम लोग, हमारे न्यूज़ डायरेक्टर हैं हेमंत शर्मा जी, वो आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। प्रतिरक्षण है। आपकी चिट्ठियों, ट्वीट और इंटरव्यू से ऐसा लगता है कि इस राज्य में संवैधानिक ढांचे का निर्वहन नहीं हो रहा है, कहीं कहीं संविधान के अनुच्छेद के बाहर सरकार जा रही है। ऐसे में उपाय क्या है? पहले तो हेमंत जी, आपको शक है कि इस बारे में? पश्चिम बंगाल की विधानसभा पूरे देश में अकेली विधानसभा है जिसके सत्र की शुरुआत बिना राज्यपाल के अभिभाषण के हुई है। ठीक। तो और ये अपने देश के 70 साल के इतिहास में किसी भी विधानसभा का नहीं हुआ है। तो श्रीमान, नंबर एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ। तो श्रीमान, जब संवैधानिक ढांचा टूटता है तो राज्यपाल और केंद्र सरकार के पास औजार क्या होते हैं उसको ठीक करने के? मैं अच्छा स्टूडेंट रहा हूं, क्लास में टॉपर रहा हूं, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मेरे अध्यापक ने मुझे कभी प्रताड़ित नहीं किया, सिखाया है। मैं लगातार सरकार को आग्रह करता रहता हूं, अनुरोध करता रहता हूं, और मैं आपको आश्वासन करता हूं सरकार पर बड़ा भारी असर है। अभी कुछ गिने चुने पॉलिटिकल फुट सोल्जर्स रह गए हैं जो सरकारी ट्रेजरी से पैसे लेते हैं, कम रह गए हैं। क्यों? कि राज्यपाल की हैसियत से मेरी दायित्व को चिन्हित कर कर जो मुद्दे मैंने उठाए हैं, आप मेरे किसी भी ट्वीट को देख लीजिए, वो मेरे मुद्दे जनहित के हैं, सरकारी तंत्र को दुरुस्त करने के हैं, सरकार को मर्यादा में रखने के हैं। धनखड़ जी, कि राज्यपाल के अभिभाषण के बगैर विधानसभा का सत्र हो, यह संवैधानिक ढांचे के टूटने का कारण है या नहीं? इस विषय पर जब मेरे सामने कोई मुद्दा आएगा तब विवेचन करूंगा। धन्यवाद। और कोई सवाल पूछना चाहते हो राज्यपाल से? वरुण सर पूछना चाहते हैं, माइक दीजिएगा। Sir, hello, sir. This is not really a
question that I'm asking you, this is something that I wish to know. We've been hearing you, we've heard you this morning. You are rightly or wrongly very critical about the current government. You know, I am a person, I'm an optimist, eternal optimist. I like to see some nicer things in everything. So I would want to ask you that, do you see something good in this current government? Can you tell us what you have observed, which we can say that these are the few right things and good things for people that the current government has done? Thank you. It's a very good question. And let me tell you, I have gone on record, and that's the only time I have been on the front page of newspapers. Because in the state of West Bengal, if you appreciate the government, you see two things on front page. One is a government advertisement, and second is what is favorable. So the governor has appeared on some occasions. When I went to Vishwa Bangla Kendra, I saw it for the first time. What an infrastructure. And that was a great gathering. People from more than 30 countries had come. Rotarians from all over the country. When I got into my car, I called the Honorable Chief Minister, ma'am, what an amazing infrastructure you have created. When I went to North Bengal, in some parts I saw roads being very excellent. I said, ma'am, infrastructure is taking place. But then I have to ask her, ma'am, what happened to Bengal Global Business Summit? You spent thousands of crores on that. I am not critical, there might be performance. There are issues. For example, when I raised PM Kisan issue, the government says we are doing this much for farmers. I appreciate. But I tell the government, why are you not taking 100% assistance of the central government? Why our farmers are losing? What you are giving to them is not even 10% of what the central government would otherwise give. So I keep it very balanced. But let me tell you something very important. We had a governors conference in 2019. I was heading a group of 10 governors. I wrote a letter to the Honorable Chief Minister. Ma'am, it is my obligation to put forth your point of view. If there are issues, let me know. I alerted her the same day when we came to know when the conference will take place. When there was no response, I reminded her 3 weeks thereafter. I got her communication, Hemanji, on the last day. I read out the communication as such. As such. It is my duty. It is my duty to take up every issue of the state government with the central government. I have to be side by side with my chief minister. Unfortunately, in spite of my best efforts, such occasions have not arisen. सर, आपकी सुनी नहीं जाती है. आप बार बार एक बात कहते हैं कि सुनी नहीं जाती है, अधिकारी नहीं सुनते हैं, सरकार नहीं सुनते हैं. आपको लग रहा है कि हालांकि सवाल थोड़ा सा संविधान की दृष्टि से देखेंगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आपको लगता है कि राज्यपाल के अधिकारों की समीक्षा की जरूरत पड़ गई है अब? देखिए, पहले तो मैं आपको कह दूं कि मेरी सुनी नहीं जा रही है, ये मैं नहीं मानता. ये भी नहीं मानता कि जो मैं कहता हूं उसका इंपैक्ट नहीं है. विनम्रता से एक विनती है. I think 11 a.m. we need to observe 2 minutes silence for the Martyrs' Day. If you can take 2 minutes break, sir. Well, for me, it has been a delightful moment. I'm sure
this media will play a great critical role. I greet the presence of Sogatji. Mask may be different, but I'm sure Sogatji is a source of inspiration to all of us. I keep on getting his guidance, and whatever critical comments he makes, I take them in positive sense because he means it as such. When you have the assistance of a veteran like him, who is heard in Parliament by one and all, I think he will tell me, Governor, don't be late for your next program. So I'll have to be there. That's a formal function. Thank you so much. Wish all journalists, everyone present here, a great time with journalism. 2021, state of West Bengal is under watch of one and all in the world and the country. And I'm sure we all will rise to the occasion, take the message of Mahatma, Shanti ke doot, Ahimsa ke pujari. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Greetings to you. Thank you, sir. TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर